मित्रों, आप सभी लोगों का DPIS के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत है और मैं DP पांडे आज आपको IAS PCS मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इस वैकल्पिक विषय में से लोक प्रशासन विषय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आप अपने मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन विषय रखें और लोक प्रशासन विषय रखें ही नहीं बल्कि लोक प्रशासन विषय के साथ आप अपनी जीवन शैली में उसको ढाल लें, क्योंकि आपकी प्रशासनिक लाइफ में, आपके प्रशासनिक जीवन में लोक प्रशासन विषय कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप तब इसका महत्व समझेंगे जब आप चयनित हो जाते हैं और आप सामान्य प्रशासन का संचालन कर रहे होते हैं। सामान्य प्रशासन के संचालन करने में आप चाहे जिस भी पद पर हों, अगर आपका चयन UPSC में हो जाता है तो UPSC में डिप्टी कलेक्टर आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर आप विभिन्न पदों पर जाते हैं, फिर आप कलेक्टर होते हैं, CDO होते हैं, कलेक्टर होते हैं। उसके बाद फिर विभिन्न विभागों में आप विभिन्न पदों पर जाते हैं। तो जिन पदों पर आप कार्य कर रहे होते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, उसमें लोक प्रशासन विषय के एक एक सिद्धांत आपके प्रशासनिक जीवन शैली में और आपके यथार्थ जीवन में वो शामिल होते हुए देखे जाते हैं। चाहे आपका सुपरविजन करना हो, चाहे आपका आदेश निर्देश जारी करना हो, चाहे आपको कोऑर्डिनेशन करना हो, चाहे आपको बजट बनवाना हो, चाहे जो भी आपको कार्य करने होते हैं अपनी जीवन शैली में, चाहे आपको प्रत्येक दिन जनसंपर्क करना हो, तो ये जितने भी आपके कार्य हैं, ये सभी कार्य आपको आपके इस प्रशासनिक जीवन शैली में लोक प्रशासन के सिद्धांतों से संचालित होते हुए देखे जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने वैकल्पिक विषयों का चयन करते समय लोक प्रशासन विषय का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात यह होती है कि लोक प्रशासन विषय आप चयन करेंगे तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है। लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन विषय अत्यंत टफ विषय हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ लोक प्रशासन विषय का अध्ययन आप करके देखेंगे, इतना सरल विषय होता है लोक प्रशासन। इतने सरलतम तरीके से आप इस विषय का अध्ययन कर लेंगे कि आप देखेंगे कि आपको ऐसे ही जैसे आप संविधान पढ़ रहे होते हैं, जैसे आप सामान्य विषयों का अध्ययन कर रहे होते हैं, पूरा लोक प्रशासन विषय यूं ही आपका खत्म हो जाता है और आपके अंदर एक बेहतर लेखन शैली विकसित हो जाती है। आते हैं तो सबसे पहले आपको हम रूबरू करवाते हैं, आपको परिचय करवाते हैं इस वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन का। आप जानते हैं कि ये जो हमारा ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का ये कार्यक्रम है, इस ऑनलाइन मुख्य परीक्षा कार्यक्रम के साथ आप DPIS और मोबिशाला के साथ एक संयुक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आपके अध्ययन करने के क्रम में, आपके लेखन शैली के सुधार करने के क्रम में, आपके मुख्य परीक्षा को स्कोरिंग बनाने के क्रम में हम पल पल पर आपके साथ जुड़े रहेंगे और जहाँ से जो भी समस्याएं होंगी हम उन समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान करेंगे। देखिए, वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन आप जानते हैं अत्यंत सरल विषय है, संक्षिप्त पाठ्यक्रम है इसका, ये स्कोरिंग है, साथ ही साथ ये रुचिकर भी है। ये इतना रुचिकर विषय है कि आप इसका जब अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई वैकल्पिक विषय पढ़ रहे हैं। हाँ, इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे मान लो थोड़ा सा मैनेजमेंट के पार्ट थोड़ा सा आपको उससे अनभिज्ञ होते हैं, बाकी लगभग सभी विषयों से आप भिज्ञ होते हैं, क्योंकि पूरा सेकंड पेपर इसका आपके संविधान से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जबकि फर्स्ट पेपर में भी अधिकांश टॉपिक आपके जो हैं ये सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आते हम देखते हैं, ये जो आपका विषय है अन्य विषयों की भांति इसमें भी 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर है, इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं। इसमें आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत का अध्ययन करना है। और जो आपका प्रश्न पत्र सेकंड है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय प्रशासन पढ़ना है।
इसमें आपको भारतीय प्रशासन पढ़ना है। तो 2 प्रश्न पत्र हो गए, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। अब आप जानते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में आपको आईएएस में और पीसीएस दोनों में, यूपी पीसीएस बेसिकली हम लोग यूपी पीसीएस को देख रहे हैं, पीसीएस से आशा यूपी पीसीएस है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये 250 अंक का होगा और इसमें आपके ये 200 अंक के होंगे। तो 250 अंक और 200 अंक के ये आपके प्रश्न पत्र होंगे, इन्हीं को आपको देखना है। अब जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब कुल 15 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न में से आपको कुल आएंगे आपके 8 त्रिक 24 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 3-3 खंड होते हैं, आप जानते हैं। कुल 24 प्रश्न होंगे और आपको हल करने होंगे 15 प्रश्न। 15 प्रश्न का आशय है कि यहाँ 5 प्रश्न के 3 खंड होंगे, 5 × 3 बराबर 15 प्रश्न आपको हल करने होंगे और 8 × 3 बराबर 24 प्रश्न आपके होंगे। 8 प्रश्न होंगे जिसके एक प्रश्न के 3-3 खंड होंगे। तो इस तरीके से 24 प्रश्न होते हैं और उसमें में से आपको 15 प्रश्न हल करने होते हैं। अब जो नया पाठ्यक्रम आया है, जो नया पैटर्न आया है, नए पैटर्न में अगर आप ये चाहें कि हाँ आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ करके और मुख्य परीक्षा को आप क्वालिफाई कर जाएं, तो ये संभव नहीं है। देखिए, आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। अगर सफलता प्राप्त करनी है और आपको अच्छी रैंक लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें। कोई भी प्रश्न अगर छूट जाता है तो समझ लीजिए कि आप चयन से बाहर हो सकते हैं और रैंक से बाहर हो सकते हैं। मान लिया अगर आपका चयन भी हो जाता है तो आपका निम्न पदों पर, निम्न रैंक पर आपका चयन होगा। इसलिए आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को बिल्कुल फिट कर लेना है कि हमें सभी प्रश्नों को हल करना है और सभी प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की अध्ययन, पूरे पाठ्यक्रम को आपको अध्ययन करना होगा और पूरे पाठ्यक्रम की आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो। सारे टॉपिक आपके वेल मेंटेन हो, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यानी आपके यूनिट फर्स्ट से लेकर के और अंतिम यूनिट तक आपकी संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये प्रश्न होते हैं, जैसे मान लिया प्रश्न संख्या 1 है। अब प्रश्न संख्या 1 है तो इसमें आपके 3 खंड होंगे। खंड ए होगा, बी होगा और सी होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक से हो सकता है कि आपका जो खंड 1 है, प्रश्न 1 का जो एक से ए सेक्शन है, ए सेक्शन मान लिया यूनिट फर्स्ट में दे दिए हैं, तो बी सेक्शन आपका यूनिट थर्ड से दे दिए हैं, या आपका जो है यूनिट 5 से दे दिए, यूनिट 6 से दे दिए हैं। तो इस तरीके से पूरे पाठ्यक्रम में से प्रश्नों को चयन करके इसके साथ फिट किया जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इसको छोड़ करके दूसरे जगह पर तीसरे प्रश्नों को हल कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। अब यूपी पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 15 अंक का होता है, ये आपका 15 अंक का होता है और ये आपका 10 अंक का होता है। यानी ये कुल आपके 40 अंक के होते हैं। यूपी पीसीएस में वैकल्पिक विषय में एक प्रश्न के 3 खंड होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 40 अंक का होता है। और इस तरीके से पांचों प्रश्न जो होते हैं ये आपके पांचों प्रश्न जो आपके होंगे ये आपके 200 नंबर के हो जाएंगे, 200 अंक के हो जाएंगे। अब 15 अंक है, 10 अंक है। अब देखिए इसमें आपको दोनों प्रश्न पत्रों का यही पैटर्न होता है। प्रश्न पत्र प्रथम में और द्वितीय में यही पैटर्न होता है। इसी पैटर्न के आधार पर आपको लेकर के चलना होता है। अब अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको, अब अच्छे अंक के लिए आप करें क्या? देखिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको
करना क्या होगा, आप जो भी चाहे 15 अंक है, अब 15 अंक में से आपको ध्यान रखना है कि आप इतना बेहतरीन आंसर राइटिंग करें कि कम से कम आपको इसमें से 12 अंक, 10 से 12 अंक आपको मिल जाए। यानी 10 अगर अंक मिलता है तो 10, 10, 20 और 8, 28, कम से कम 28 से 30 नंबर का आपका ये प्रश्न, आपका अंक जो है होना चाहिए। इतना बेहतरीन आप आंसर राइटिंग करें। कम से कम 30 अंक आपका, 40 अंक में से 30 अंक प्राप्त करना जरूरी है। 30 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं, आप सोच लीजिए कि एक प्रश्न में 30 अंक प्राप्त करते हैं तो आपके ये हो जाएंगे 3 × 5 = 15, लगभग 150 अंक आपको टारगेट बना करके रखना है कि एक पेपर में कम से कम आप 150 नंबर, 140, 150, 155 इस तरीके से आप अंक लाने का प्रयास करें। अगर आपको एसडीएम बनना है यूपीपीसीएस में, अगर आपको टॉप रैंक लेना है यूपीपीसीएस में, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना हो। इसी प्रकार से यूपीएससी के लिए भी अगर आपको टॉप रैंक लेकर के आना है तो 50, आप जानते हैं 250 अंक का है, 50-50 प्रश्न के होंगे। आप 50 अंक के एक क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक प्रश्न में आपको लगभग 60 से 70% आपको मार्जिन लेकर के चलना ही होगा। ठीक है, आप अच्छे अंक के लिए आप करें क्या, आंसर राइटिंग करते समय आप डायग्राम जरूर बनाएं। अभी बताएंगे, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अच्छे अंक के लिए आपको प्रत्येक उत्तर में डायग्राम देना जरूरी है। आप डायग्राम, अब जबरदस्ती डायग्राम मत दीजिए। डायग्राम देने का मतलब है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आंसर राइटिंग में आप कुछ चीज़ों को इस प्रकार से डायग्राम बेस में प्रस्तुत कर दें जिससे कि एग्जामिनर देखे तो तुरंत उसके समझ में आ जाए और पूरे प्रश्न की जो परिधि है वो उसी डायग्राम में समाहित हो। ये आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो आप डायग्राम दीजिए। अगर डायग्राम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर फ्लो चार्ट में संक्षिप्त, अगर आप संक्षिप्त में फ्लो चार्ट में दे दें तो भी जरूरी है। अगर संक्षिप्त में आप फ्लो चार्ट बना देते हैं तो भी आप कह सकते हैं। आप समसामयिक के साथ प्रत्येक आंसर को आप जोड़िए। आप प्रत्येक उत्तर को समसामयिकी से जोड़ें, करंट अफेयर से जोड़ें। हो सके तो इसमें कुछ केस स्टडी भी दे दें। केस स्टडी भी दे दें। कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया आप राष्ट्रपति के लिए लिख रहे हैं, आपके आंसर राइटिंग में आपको राष्ट्रपति के बारे में लिखना है, या मान लिया आपको लिखना है समन्वय के बारे में। लोक प्रशासन में एक विषय में आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, समन्वय आता है, पर्यवेक्षण आता है, सुपरविजन आता है, या मान लिया नेतृत्व आता है, नेतृत्व की शैली है। अब नेतृत्व की शैली पर प्रश्न आ गया है। अब नेतृत्व की शैली पर आपको केस स्टडी देना है तो इसकी ढेर सारी, जैसे मान लिया इस समय कोविड का दौर चल रहा है तो कोविड के दौर में कोविड-19 का दौर चल रहा है। अब आप कह सकते हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से अपनी एक वैश्विक लीडरशिप के रूप में अपनी नेतृत्व शैली को विकसित किया है। एक चमत्कारिक नेतृत्व शैली के रूप में देखा जा रहा है कि एक वैश्विक नेता बनकर के उभरे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व शैली के बारे में आप कोविड-19 के दौरान आप इसको केस स्टडी में बता सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के नेतृत्व शैली के बारे में चर्चा करना है। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली क्या होती है, नौकरशाही नुमा नेतृत्व शैली क्या होती है। ठीक है, अब मान लिया नौकरशाही नुमा नेतृत्व शैली की बात होती है तो नौकरशाही नुमा नेतृत्व शैली में किस प्रकार से आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स कोविड-19 का जो दौर चल रहा है और कोविड-19 के इस दौर में हमारे ब्यूरोक्रेट्स किस प्रकार से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जैसे हमारे मान लिया मुख्य सचिव हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हो गए, या आप अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में भी आप दिखा सकते हैं कि जो आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किस प्रकार से आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोविड-19 के दौरान एक चमत्कारिक नेतृत्व शैली का प्रयोग करते हुए एक बेहतरीन
जो है अपनी एक छवि बनाए हैं और एक अच्छे प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने ज़िले में कोविड को रोकने में मदद की है। किस प्रकार से वह दिन रात एक करके और जो है कोविड के लिए एक बेहतरीन तरीके से प्रबंधन किए हैं। तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं नेतृत्व शैली के बारे में। मान लिया मोटिवेशन की बात आती है, प्रेरणा की बात आती है, तो आप प्रेरणा के प्रश्न में भी इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं कि किस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। वैश्विक महामारी के दौर में इस समय किस प्रकार के जो है लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। लोग घबराए हुए हैं, पूरी जनता इस समय जनता में भय व्याप्त है। तो आपको किस तरीके से एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको लोगों को मोटिवेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोटिवेशन के रूप में भी आप दे सकते हैं। तो ये रहा एक उदाहरण कि आपको अपने आंसर राइटिंग करते समय एक डायग्राम दीजिए, संक्षिप्त फ्लो चार्ट बना दीजिए, समसामयिकी से जोड़ने का प्रयास कीजिए, केस स्टडी दीजिए। इसमें से कोई भी चीज़ें आप शामिल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर चीज़ें और नहीं शामिल करते हैं तो आप डायग्राम दे दीजिए और केस स्टडी आप थोड़ी सी दे दीजिए, या फिर आप करंट अफेयर से जोड़ दीजिए। हो सके तो आप सब दिखाने, लेकिन जो मेन कंटेंट है उसको भी देना जरूरी है। जैसे मान लिया पूछ लिया गया कि नेतृत्व से क्या आशय है, नेतृत्व की विभिन्न शैलियों की विवेचना कीजिए और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बताइए। अब तो नेतृत्व क्या है तो आपको बताना ही होगा, क्योंकि नेतृत्व क्या है अगर आप ये नहीं बताते हैं तो मेन कंटेंट आपका जो है वो नहीं रहेगा उत्तर में, तो उत्तर जो है अधूरा हो जाएगा। इसलिए उत्तर को आपको फुलफिल बनाए रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ से कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप कोई जो है किसी एक्सपर्ट के साथ या किसी उसके साथ, बस आपको एक कंटेंट मिल गया तो आप उसको अपने से कोरिलेट करके आप आंसर राइटिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अब ये ज़रूरी है कि जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस आंसर राइटिंग को किसी भी एक्सपर्ट के साथ, चाहे जो भी आपके परिचित में हो, आप उनको दिखा सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट रहेंगे, हमारे कांटेक्ट में बने रहेंगे, तो आप हमसे भी जुड़े रह करके और निरंतर आप अपने उत्तर लेखन शैली को आप हमसे जोड़ करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक बेहतरीन उत्तर हो जाएगा, बेहतरीन आंसर राइटिंग आपकी हो जाएगी। इसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी आज से हम लोग निरंतर आपको इस उत्तर शैली को लिखवाने के लिए और इसमें आपको मोटिवेट करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर राइटिंग, चाहे आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो चाहे आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हो। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। लोग आपको घबराए रहते हैं कि नहीं, लोगों के अंदर एक बड़ी खराब छवि रहती है कि लोग कहते हैं कि नहीं जो है हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम से इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, हिंदी माध्यम में कम नंबर मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी माध्यम से 60 से 70% नंबर प्राप्त किए हैं। अभी आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2020 में भी कई स्टूडेंट हमारे जो चयनित हुए हैं हिंदी माध्यम से, एसडीएम भी हुए हैं हिंदी माध्यम में, उनके भी लोक प्रशासन विषय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हाँ, बशर्ते आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, आपका जो मैटर है, आपकी जो अध्ययन सामग्री है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो बेहतरीन होनी चाहिए, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं देते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपको क्यों नंबर दे देगा, वो अपने विषय के साथ छलावा नहीं कर सकता है ना। तो आप अच्छा लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, अगर अच्छा नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन से, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि हाँ, माध्यम चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, अगर अच्छा चीज़ें अगर आप प्रस्तुत करोगे तो निश्चित रूप से उसका मूल्यांकन भी अच्छा होगा और आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, लोक प्रशासन विषय इतना अच्छा है, विषय के लिए आपके यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, बिहार पीसीएस के लिए बहुत अच्छा विषय है। और इसमें आप जितना अच्छा आप जितना कर सकते हैं उतना आप इसमें कर सकते हैं। जितना अच्छा आप करना चाहोगे ये आपके लिए उतना स्पेस दे रहा है आपको अच्छा करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपने जीवन शैली में इसको ढाल लेंगे। इसलिए किसी भी भ्रम में मत रहें, आप लोक प्रशासन विषय को रखें और लोक प्रशासन विषय में जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपके साथ निरंतर तत्पर हूं और मैं इसे दूर करने का प्रयास करूंगा कि कोई भी समस्या आपके सामने ना आने पाए।
अब देखिए लोक प्रशासन विषय में हमने जैसे आपसे बताया कि ये आपका भारतीय प्रशासन है, सेकंड पेपर है। तो भारतीय प्रशासन में तो आप देखते हैं इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ये आपका जीएस सेकंड पेपर है। जीएस सेकंड पेपर क्योंकि इसमें आपका संविधान और शासन विषय आ जाता है, तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। और जीएस थर्ड पेपर में भी, क्योंकि थर्ड पेपर में जो आप पढ़ते हैं नियोजन वगैरह जो पढ़ते हैं, जो पहला टॉपिक है आप जानते हैं नियोजन है, तो नियोजन बेहतर तरीके से आप यहाँ से लोक प्रशासन से आप पढ़ करके दे सकते हैं। तो जीएस सेकंड पेपर और जीएस थर्ड पेपर दोनों के लिए वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन आपका बहुत ही मददगार साबित होगा। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। और जो आपका जीएस थर्ड पेपर में आपका आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन भी हम लोग प्रशासन विषय में पढ़ते हैं। ढेर सारे प्रशासनिक मुद्दे हैं वो आपका फायदा करता है, तो आपका ये होगा। साथ ही साथ आपका जीएस फोर्थ पेपर है, आपका जीएस फोर्थ पेपर है जो आपका एथिक्स है। जीएस फोर्थ पेपर में आप देखेंगे जो पूरा कार्मिक प्रशासन है, तो जीएस फोर्थ पेपर जो आपका कार्मिक प्रशासन वो भी आपका यहाँ से हल हो जाएगा। तो कार्मिक प्रशासन के जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से हल कर लेंगे, तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोक प्रशासन विषय रखते हैं, क्योंकि कार्मिक प्रशासन के माध्यम से आपका जीएस फोर्थ पेपर का लगभग 60 से 70% भाग आपका हल हो जाता है। आप जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फोर्थ पेपर में आप सेकेंड यूनिट में देखेंगे, थर्ड यूनिट में देखेंगे और फोर्थ यूनिट में आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके कार्मिक प्रशासन से और भारत में सिविल सेवाओं से ये आपका टॉपिक हल हो जाता है, तो बहुत आपका मददगार साबित होगा। दोनों प्रश्न पत्र में आपके बहुत मददगार होंगे। बाकी आपके जीएस प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका पूरा संविधान लगभग 12 से 15 प्रश्न है। सीसेट में आप देखोगे तो कम्युनिकेशन स्किल आपका है, अंतर व्यक्ति कौशल है, संप्रेषण कौशल है। तो संप्रेषण कौशल, अंतर व्यक्ति कौशल ये भी आपके यहाँ से हल हो जाते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए लोक प्रशासन विषय रखने के साथ आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आज ही चयन कर लीजिए आप, लोक प्रशासन विषय का चयन आप आज ही कीजिए। हम आपको बताते रहेंगे जीएस के लिए कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। तो आते हम लोक प्रशासन विषय में प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं। इसमें तो पहला प्रश्न जो पहली यूनिट होती है यह आपका लोक प्रशासन का उदय और विकास है। लोक प्रशासन का उदय और विकास है, अर्थ परिभाषा इसको आप पढ़ते हैं। शासन क्या है, प्रशासन क्या है, यहाँ से हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं कि लोक प्रशासन विषय अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि शासन क्या होता है। यहाँ तक कि हम शुरुआत करते हैं राज्य क्या होता है, क्योंकि ये आपके प्री मेंस और इंटरव्यू हम तीनों को लेकर के चलते हैं। राज्य क्या होता है, और फिर राज्य में सरकार है, शासन है, तो शासन क्या होता है। जब आप जान जाते हैं शासन क्या होता है, शासन के विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, जैसे सुशासन है, ई शासन है, कारपोरेट शासन है, आपका मोबाइल शासन है, एम शासन है, आपका स्मार्ट शासन है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ गवर्नेंस हैं उनको सब हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो जब हम आपको शासन पढ़ा देते हैं तब हम आते हैं प्रशासन पर आते हैं, प्रशासन क्या होता है, फिर हम प्रशासन पर चर्चा करते हैं। तो शासन और प्रशासन के बाद में फिर हम आते हैं लोक प्रशासन पर। लोक प्रशासन क्या है, अब सामान्य रूप से अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन क्या है, तो जो भी सरकार द्वारा विश्व भर की कोई भी सरकारें हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, चाहे वो जो भी सरकारें हैं, राजतंत्रात्मक सरकारें हैं, तो विश्व भर में कोई भी सरकार जो भी कार्य करती है लोकहित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं वह सभी लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र में आते हैं। तो लोक प्रशासन को सरल रूप में जानने के लिए आपको इतना ही जानना होगा कि लोक प्रशासन क्या है। सरकारों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए, लोकहित के लिए संचालित किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य, चाहे वो विकासात्मक हों, चाहे वो कल्याणकारी हों, चाहे नियामकीय हों, जितने भी कार्य हैं जो सार्वजनिक हित से जुड़े हुए, आम जनता से जुड़े हुए हैं,
और उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है, या फिर आज के समय में प्रशासनिक अधिकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा मिल करके संचालित किया जाता है और उससे लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति होती है, उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे ही हम लोक प्रशासन होने की संज्ञा देते हैं। तो लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जिसमें लोकहित के लिए सभी कार्य शामिल होते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर के, कहा जाता है कि गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानवीय जीवन के से जुड़े जितने भी कार्य हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो जन्म पंजीकरण हो, चाहे वो उत्तम स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, ये जितने भी हैं, और अंत में पेंशन हो, अंत में जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, वृद्धा पेंशन योजना दी जाती है। अंत में मृत्यु के बाद फिर मृत्यु पंजीकरण होता है। तो जन्म पंजीकरण से लेकर के मृत्यु पंजीकरण के बीच में जितनी भी गतिविधियां संचालित होती हैं वह सभी क्या है, लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, उससे हम लोक प्रशासन होने की संज्ञा देते हैं। तो लोक प्रशासन इतना महत्वपूर्ण विषय है। अब आप समझ लीजिए, इस विषय का अध्ययन किए बिना एक प्रशासनिक अधिकारी का जीवन वास्तव में क्या होता है, बेकार हो जाता है। इसलिए आपको लोक प्रशासन विषय रखना ही चाहिए। तो लोक प्रशासन विषय मूल रूप से अमेरिका में प्रारंभ होता है और इसके पिता हैं वुडरो विल्सन है। 1887 में उनके प्रयासों से लोक प्रशासन विषय को राजनीति विज्ञान से अलग करते हुए मान्यता प्राप्त होती है और फिर उसे एक विषय के रूप में विकसित किया जाता है। उसके बाद फिर अमेरिका से ये विश्व भर में ये विकसित होता है। तो ठीक है, तो इसके बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम डिटेल आपके साथ एक एक टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। इसका उदय और विकास देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे विकास प्रशासन आता है, फिर हम अध्ययन करेंगे विकास प्रशासन। अब विकास प्रशासन का जब आप अध्ययन करेंगे तो इसी में ढेर सारे ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो आपके जीएस सेकंड पेपर और जीएस थर्ड पेपर से भी जुड़े होते हैं। जैसे आपको हम बताएं, स्वयं सहायता समूह वगैरह है, स्वयं सहायता समूह है, बच्चों के लिए कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम है। तो ये सभी टॉपिक आपके जीएस सेकंड पेपर से भी जुड़े हुए होते हैं। आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो विकास के जो सतत विकास लक्ष्य शुरू किया गया, ये भी आपके इसी विषय में शामिल हो जाता है। लोक प्रशासन के विकास प्रशासन के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं उनको सबको हम लोग इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो विकास प्रशासन स्वयं अपने आप में जीएस सेकंड पेपर का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और जीएस थर्ड पेपर में भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा जाने लगता है। ठीक है, तो ये होगा आपका विकास प्रशासन। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन आते हैं। फिर आपका आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन। तो ये तीन टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये तीन टॉपिक जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको लोक प्रशासन विषय की पूरी समझ आ जाती है। जब आप तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो इसी समय आप प्रोफेसर रिक्स का अध्ययन आप कर लेते हैं। हमारे साथ जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो हम आपको इसी के साथ दो थिंकर्स भी आपको यहाँ पर हम पढ़ा देते हैं। एक तो पहले थिंकर्स आपके वुडरो विल्सन हम आपको यहीं पर पढ़ा देते हैं लोक प्रशासन में, और दूसरे थिंकर्स के रूप में हम प्रोफेसर रिक्स को यहाँ पर पढ़ा देते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो जाता है। इसके बाद फिर आपका आता है संगठन आता है, संगठन की संरचना आती है। संगठन की संरचना आती है और जब आप संगठन की संरचना पढ़ते हैं तो इसी पे आप जो है सूत्र और स्टाफ पढ़ते हैं। संगठन क्या होता है, औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। फिर आप देखते हैं कि सूत्र क्या होता है, स्टाफ क्या होता है, मुख्य कार्यपालिका क्या होते हैं। इसमें हम आपको पढ़ा देते हैं लोक निगम पढ़ा देते हैं आपको हम। इसमें हम आपको लोक उपक्रम पढ़ाते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं विभागीय उद्यम क्या होते हैं, लोक निगम क्या होते हैं और सरकारी कंपनियां क्या होती हैं। अब सरकारी कंपनी, अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारी कंपनियों का स्वरूप, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, आप देखते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस प्रकार से बनती है। तो इनका सबका अध्ययन हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत कर लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संगठन की संरचना, और इसी में हम जीएस थर्ड पेपर के जो आपके टॉपिक हैं उसको भी आप यहीं पर अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है संगठन की संरचना। इसके बाद फिर आते हैं हम थिंकर्स पढ़ते हैं हम, थिंकर्स और उनके सिद्धांत।
अमूमन इसी को लोग टफ मानते हैं कि बड़ा टफ है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप शास्त्रीय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। किस शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और टेलर का अध्ययन करते हैं। ये सब वाद पर आधारित हैं, वाद प्रतिवाद और संवाद पर आधारित ये सिद्धांत होते हैं। हम लोग इनका अध्ययन संक्षिप्त रूप में क्या पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे, अभी तो हम यहाँ आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। वाद पर आधारित 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। पहला होता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, फिर प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत है, फिर नौकरशाही का सिद्धांत है। तो ये तीनों वाद पर आधारित होते हैं। फिर प्रतिवाद पर आधारित सिद्धांत में हम देखते हैं एल्टन मेयो को देखते हैं। एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत होता है और हर्बर्ट साइमन का व्यवहारवादी सिद्धांत होता है। ये होता है आपका प्रतिवाद पर आधारित होता है। उसके बाद फिर हम संवाद पर आधारित व्यवस्थावादी सिद्धांत को देखते हैं, जिसमें हम चेस्टर बर्नार्ड को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बड़े आसानी से थिंकर्स खत्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि कितना कब थिंकर्स खत्म हो गए। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको थिंकर्स और सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। चाहे जितने भी, चाहे आईएएस में हो, चाहे यूपीपीसीएस में हो, चाहे बीपीएससी में हो, किसी भी परीक्षा में लोक प्रशासन विषय में थिंकर्स का टॉपिक आपका इतना सरल हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाए गए इन्हीं टॉपिक से आपके आ जाते हैं। ये आपका हो जाता है। इसके बाद फिर हम आते हैं प्रबंध देखते हैं। प्रबंध या प्रशासनिक व्यवहार। अब प्रशासनिक व्यवहार को हम लोग देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को देखते हैं। प्रशासनिक व्यवहार को हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को देखते हैं। तो इसमें हम प्रशासनिक व्यवहार में, प्रबंध में हम क्या देखते हैं, इसमें हमें पढ़ना होता है अभिप्रेरणा पढ़ना होता है, नेतृत्व पढ़ना होता है, निर्णयन पढ़ना होता है, मनोबल पढ़ना होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और संचार पढ़ना होता है। 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। नेतृत्व का सिद्धांत है, निर्णयन का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मनोबल का सिद्धांत है और संचार का सिद्धांत है। तो ये 5 टॉपिक होते हैं। इन 5 टॉपिक के माध्यम से आप देखते हैं कि ये पूरा आपका थिंकर्स आपका, और यहाँ से 2, 3, 4 थिंकर्स भी आपके होते हैं, जैसे अब्राहम मास्लो हैं और हर्जबर्ग हैं। तो इनको भी हम आसानी से आपको यहाँ पर पढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे टफ लोग यही मानते हैं कि ये सबसे टफ है, लेकिन आपको इतना आसानी से ये हो जाता है, समझ में आ जाता है। समझ लीजिए कि 2/3 प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। लोक प्रशासन के फर्स्ट पेपर में 2/3 प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो बड़े आसानी से आपका पूरा हो जाता है टॉपिक। इसके बाद फिर हम आते हैं, आपका कार्मिक प्रशासन आता है। अब कार्मिक प्रशासन में हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं कार्मिक प्रशासन में कैसे भर्ती होती है, कैसे प्रशिक्षण होता है, भर्ती प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अध्ययन करते हैं। जो आपको जब आपका चयन हो जाएगा तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो जाएंगे वो पढ़ेंगे, उसको आप यहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कार्मिक प्रशासन यहाँ पर पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी में आप भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति कैसे होती है, वेतनमान कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, सिविल सेवाओं में सक्रियता क्या है, सिविल सेवाओं में कैसे सुधार लाया जाए, तटस्थता क्या होती है, अनामता क्या होती है, सारी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक आपके GS 4th पेपर में एथिक्स में आपको मिलते हैं। तो जो आप एथिक्स में पढ़ते हैं वो सब आपको यहाँ पर कार्मिक प्रशासन में पढ़ना होता है। तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा, बड़ा रुचिकर हो जाता है। मतलब आपको लगता ही नहीं कि आप वैकल्पिक विषय पढ़ रहे हैं, आपको इतना इंटरेस्ट पैदा होता है। उसके बाद फिर आपका वित्तीय प्रशासन आ जाता है। फिर आपका वित्तीय प्रशासन आ जाता है। अब आप समझिए कि वित्तीय प्रशासन पूरा आपका बजट आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जो आपका 3rd पेपर है। अब वित्तीय प्रशासन में यहाँ पर आप पूरा बजट पढ़ लेते हैं, पूरा आप जो है CAG पढ़ते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ते हैं, लेखांकन और लेखा परीक्षण पढ़ लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो आपके GS 3rd पेपर में आती हैं आप यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं वित्तीय प्रशासन के माध्यम से। बजट क्या होता है, बजट के प्रकार कितने हैं,
किस प्रकार से बजट निर्माण होता है, संसद में बजट कैसे अधिनियमित किया जाता है, वित्त प्रशासन आपका वित्त मंत्रालय की संरचना क्या है, वित्त मंत्रालय कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें आप अध्ययन कर लेते हैं तो एक बेहतरीन अध्ययन आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। अब आप समझ लीजिए वित्तीय प्रशासन हो जाता है। इसके बाद फिर आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। प्रशासनिक सुधार है, प्रशासनिक विधि है और लोक नीतियाँ हैं। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके होते हैं और ये सभी टॉपिक आपके जो होते हैं ये आपके जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीएस सेकंड पेपर में जैसे आपका होता है प्रशासनिक विधि है, आप प्रशासनिक विधि में आप देखते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण वगैरह आप पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है इसको आप अध्ययन करते हैं। प्रशासनिक विधि है, उसके बाद फिर आपका आता है लोक नीति है। आप देखते हैं कि जीएस सेकंड पेपर में लोक नीति का टॉपिक आपका आता है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, कैसे लोक नीतियों का निर्माण किया जाए, तो लोक नीतियों का निर्माण इसमें आपका शामिल हो जाता है, उनका अधिनियमन होता है और लोक नीतियों का क्रियान्वयन होता है, लोक नीतियों का मूल्यांकन होता है, अच्छी लोक नीतियाँ कैसे बनती हैं, तो इनका अध्ययन हम लोग इसी टॉपिक में करते हैं। ये आपके जीएस सेकंड पेपर का भी एक टॉपिक है, ये पब्लिक पॉलिसी होती है। फिर होता है प्रशासनिक सुधार, एक टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार हम पढ़ते हैं और एक हमारा अंतिम टॉपिक होता है प्रशासनिक सुधार होता है। इसके बाद फिर होता है उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके जीएस के लिए होता है, ये आपका उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण होता है, इसमें हम देखते हैं विधायी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, जन नियंत्रण, ये सब हम देखते हैं यहाँ पर। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपका उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण टॉपिक आपका यहाँ से हो जाता है। इसमें हम जन नियंत्रण देखते हैं, इसी में हम लोकपाल और लोकायुक्त पढ़ लेते हैं, लोक सूचना का अधिकार पढ़ते हैं, यहीं पर हम इसी पर हम न्यायिक सक्रियता पढ़ते हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक आपके यहाँ से हो जाते हैं और एक टॉपिक आपका आता है आपदा प्रबंधन, यहीं पर हम पढ़ लेते हैं। तो एक टॉपिक आपका आपदा प्रबंधन भी यहीं पर आ जाता है, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका लोक प्रशासन फर्स्ट पेपर हो गया, जिससे लोग घबराते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बड़े महत्वपूर्ण बड़े ही रुचिकर विषय हैं और इस तरीके से आप अध्ययन करके आप जीएस मुख्य परीक्षा के जीएस पर भी आप एक अच्छी कमांड यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा मित्रों लोक प्रशासन विषय की स्ट्रेटजी। लोक प्रशासन विषय को रख करके आप कैसे यूपीपीसीएस में कैसे आप अच्छी रैंक प्राप्त करें और कैसे आप सफल हों। इसी प्रकार से आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें हिंदी माध्यम से। साथ ही साथ आप बिहार पीसीएस के लिए भी लोक प्रशासन विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप बिहार पीसीएस के लिए भी आप यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना होगा मेरे साथ, यानी डीपी पांडे के साथ, डीपीआईएस के साथ, मूवीशाला के साथ आपको जुड़ना होगा और जुड़ करके आप बेहतर तरीके से अपना करियर संवार सकते हैं आप। अब हम अगर सेकंड पेपर की बात करें, अब सेकंड पेपर में तो आप जानते हैं सेकंड पेपर बहुत सरल है। सेकंड पेपर में आपको पढ़ना भारतीय प्रशासन का ऐतिहासिक विकास पढ़ना है आपको। अब ऐतिहासिक विकास पढ़ना है, जो पहला टॉपिक है ऐतिहासिक विकास। इसमें हमें पढ़ना है कि मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आता है भारतीय प्रशासन का ऐतिहासिक विकास होगा कि फिर आता है भारतीय प्रशासन का संवैधानिक संदर्भ आता है। संवैधानिक संदर्भ आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे समाजवाद क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, नियोजन क्या है, समाजवाद क्या है, उद्देशिका में क्या क्या आदर्श कहे गए हैं। फिर हम देखते हैं कि संवैधानिकतावाद क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, प्रशासनिक संस्कृति क्या है, हम इसका अध्ययन करते हैं। यानी भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, भारतीय संविधान के आदर्शों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप इसका अध्ययन पहले से किए हुए होते हैं, तो आपके लिए अत्यंत सरल होता है। संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं, संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र बनाम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र
के मध्य क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, इनको आपको देखना होगा। संघवाद आपको देखना होगा, किस प्रकार से भारतीय संघ में नवीन प्रवृत्तियां जन्म ली हैं उसको हम लोग देखेंगे। संघ राज्य संबंध हम लोग देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध देखते हैं। तो संवैधानिक संदर्भ में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद फिर आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है राज्यपाल पढ़ना है, फिर आपको मुख्यमंत्री पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको संघ राज्य संबंध पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, संघ राज्य संबंध आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आपको पढ़ना है जिला प्रशासन। अब जब आप जिला प्रशासन पढ़ेंगे तो आप आप देखेंगे कलेक्टर की शक्तियां क्या होती हैं। कलेक्टर को मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में क्या क्या शक्तियां होती हैं, कैसे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कैसे कार्य कर रहा होता है। तो आप जिला प्रशासन और जिलाधिकारी पढ़ेंगे। फिर आप पुलिस प्रशासन पढ़ेंगे। पुलिस प्रशासन आपको अध्ययन करना है। जब आप पुलिस प्रशासन पढ़ेंगे तो आप पुलिस प्रशासन में आप पढ़ेंगे कि कलेक्टर और एसपी के मध्य क्या क्या शक्तियां होती, क्या क्या संबंध होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आप पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकाय पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, अब आप समझ लीजिए कि जितना आपको जीएस थर्ड पेपर में पढ़ना है, जीएस सेकंड पेपर में पढ़ना है, वह सब कुछ आप अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे आपको पढ़ना है, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा पंचायती राज व्यवस्था। आप देखते हैं आपके जीएस मेंस में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपको जीएस सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों को आपको इस विषय के साथ जोड़ करके अध्ययन करना है। पंचायती राज व्यवस्था की कमियां क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे शहरी स्थानीय निकाय यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं और क्या क्या कमियां रही, समस्याएं क्या, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम ग्रामीण विकास देखते हैं। और एक टॉपिक आपका आता है सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण प्रशासन आपको अध्ययन करना होता है, जिसमें हम SC ST के लिए प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं, महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसका हमें अध्ययन करना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन सारे टॉपिक को देख लेते हैं। इसके बाद फिर जो हम लोगों ने कार्मिक प्रशासन यहाँ पढ़ा था वही यहाँ पर फिर आ जाता है। सेकंड पेपर में भी आपको भारत में सिविल सेवाओं का अध्ययन करना होता है। तो भारत में सिविल सेवाओं में तटस्थता, नामता जैसे सभी गुण इसमें आपको देखने होते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के गुण क्या क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, कमियाँ क्या क्या हैं, ये सब आपको अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार से वित्तीय प्रशासन में भी आपको फिर यहाँ पर अध्ययन करना होता है कि वित्तीय प्रशासन में वित्तीय प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसको आपको फिर यहाँ पर देखना होगा। CAG की शक्तियाँ आपको देखनी होती हैं, वित्त मंत्रालय की शक्तियाँ आपको देखनी होती हैं, इसका अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा फिर आपको आपदाओं से जुड़े हुए प्रश्न, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं यहाँ पर। तो कई ऐसे टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण विषय हैं। लोकपाल, लोकायुक्त हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो आप वहाँ पर अध्ययन किए हुए हैं। सेकंड पेपर में भी आपको इसका अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो मित्रों ये रहा आपका लोक प्रशासन विषय। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लोक प्रशासन विषय का दोनों प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र किस प्रकार से जीएस के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है। तो जीएस के महत्वपूर्ण क्षेत्र को कवर करने के साथ साथ आपको वैकल्पिक विषय के रूप में भी ये सबसे अधिक अंकदायी है। अगर हम इसके कुल अंकों की बात करें तो जीएस में मान करके चलिए कि लगभग जीएस में ये विषय आपका जीएस में लगभग 200 अंक तो आपको जीएस का ये देता है। इसके बाद फिर आपका 400 अंक आपका यूपीपीसीएस के लिए 400 अंक आपका ये होगा, तो 400 तो 600। साथ ही साथ इंटरव्यू भी आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप लोक प्रशासन विषय रखे हैं तो आपके लिए इंटरव्यू भी, साक्षात्कार भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं जो आप यहाँ से बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे आपका सिविल सेवा में चयन क्यों किया जाए, सिविल सेवा क्या होती है, सिविल सेवा में आप आकर के कैसे कार्य करेंगे। तो इंटरव्यू में भी ढेर सारे प्रश्नों का समाधान आपके इस विषय के साथ हो जाता है।
तो अब आपने देखा कि किस प्रकार से आप लोक प्रशासन विषय को अपने मुख्य परीक्षा के रूप में चयनित करें और चयनित करके किस प्रकार से आप अपने जीवन शैली में इस विषय को ढाल सकते हैं। और लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ डीपी पांडे के साथ, आपको DPIS के साथ, आपको मोबिशाला के साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ जुड़ करके आप इस विषय को बेहतर तरीके से अध्ययन करके और आप अपनी सफलता में इसको शामिल कर सकते हैं। यानी आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रशासन आपके लिए एक आधारभूत विषय के रूप में आपका प्रहरी हो जाता है, आपका साथी हो जाता है। तो मित्रों, ये रहा लोक प्रशासन विषय की अध्ययन की रणनीति। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस विषय की रणनीति की पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर, आप हमारे इस इंटरव्यू कार्यक्रम में, आप हमारे क्लास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ करके और आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान हमारे माध्यम से आप कर सकेंगे। साथ ही साथ आप अपनी लेखन शैली में सुधार लाइए। आपकी लेखन शैली में मैं निरंतर जो कमियां होंगी उनको दूर करने का प्रयास करूंगा और टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग अपने इस विषय की निरंतरता को, अपने इस कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखते हुए आपको हम नियमित रूप से अपने क्लास के साथ जोड़ करके और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके सफलता में हम आपके प्रहरी होंगे, आपके जो है मददगार साबित होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर पूरी होती है और उम्मीद करता हूं कि लोक प्रशासन विषय आपको अत्यंत रुचिकर लगा होगा और आज ही आप इस विषय का चयन करके और DP पांडे के साथ जुड़ करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे।